ठीक है गुड सर, इवनिंग अगर आप एवरीवन। रेडी है तो आज के क्लास ठीक को है, शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आज के सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू द डे 3 ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। आज हमारे इस हफ्ता का, इस वीक का पहला क्लास है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एन अमेजिंग वीक। इस हफ्ते में हमारे 3 क्लासेस होंगे, थर्सडे दैट इज टुडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो आज के सफर को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाव के बारे में समझा था। अभी हम अपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के मॉड्यूल पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग एंड प्रोग्रेसिंग अबाउट बेसिक एस्ट्रोलॉजी मॉड्यूल दैट वी हैव टू डिस्कस इन द जर्नी ऑफ दिस कोर्स। आज की जो हमारी चर्चा है वो ग्रहों के बारे में होने वाली है। इन द लास्ट क्लास वी स्पोक, वी डिस्कस्ड अबाउट हाउसेस, भाव। आज हम ग्रहों को समझेंगे। अब चलिए ग्रहों को जानते हैं, ग्रहों को समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रह। अब देखिए, जब हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, प्लैनेट और ग्रह एक नहीं होते। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, प्लैनेट इज नॉट इक्वल टू ग्रह। जो ग्रह है ये संस्कृत से आया हुआ वर्ड है। प्लैनेट इज अ इंग्लिश वर्ड। तो साइंस के डेफिनेशन से जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वो जरूरी नहीं है ग्रह हो ज्योतिष की दृष्टि में। जैसे चंद्रमा, मून। अगर आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस के हिसाब से ये एक सैटेलाइट यानी उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन ज्योतिष के भाषा में ये ग्रह। तो इंग्लिश का प्लैनेट और हिंदी का ग्रह बोथ आर नॉट सेम, दे आर सिमिलर इन नेचर। ग्रह का डायरेक्ट कोई भी वर्ड नहीं बना इंग्लिश में, इसलिए हमने प्लैनेट एक बना दिया। तो जो प्लैनेट एज पर द साइंस एंड द प्लैनेट एज पर एस्ट्रोलॉजी नीड नॉट टू बी सेम। दोनों सेम हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मान के चलिए वैदिक ज्योतिष के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से जो ग्रह है, अगर उसको डिफाइन करेंगे तो ग्रह आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ्स। ग्रह वो आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दे आर सेलेस्टियल बॉडीज। एक और चीज, आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आप लोगों से सुना होगा या देखा होगा, क्या सूर्य, मंगल, चंद्र, सबसे यूट्यूब फेसबुक पे पढ़ते होंगे। सबसे बड़ी गलती एस्ट्रोलॉजर यही करते हैं, कभी भी ग्रहों का नाम ग्रह के रूप में नहीं ले। हमारे शास्त्रों में ग्रहों को नवग्रह देवता का स्थान दिया गया है, नव ग्रह देवता। तो हमेशा इनका नाम सम्मान के साथ ले, हमेशा इनका नाम पूरे डेडिकेशन, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले। ऑलवेज पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज ग्रह देवता। अगर आपने नवग्रह चालीसा को पढ़ा होगा और उसके अगर फलश्रुति में जाएंगे तो ये लिखा गया है, वैसे व्यक्ति जो नवग्रहों को का नाम लेता है, नवग्रहों का जो जप करता है, वो अपने लाइफ में सौभाग्य की प्राप्ति करता है। तो सबसे पहला लर्निंग एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको यही लेना है। देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, कहीं ना कहीं हड़बड़ी में नाम ले लेते, लेकिन हमें एक प्रैक्टिस बनाना है, एक हॉबी बनानी है कि कैसे हम इन ग्रहों को, ग्रह देवताओं को का नाम सम्मान के साथ लें। ये जरूरी है। until or unless you are able to send
द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पेक्ट, इट वोंट वर्क। तो सम्मान बहुत जरूरी। सही बात कर रहा हूं ना? किसी को लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो नहीं बोलना चाहिए, चैट में बता सकते हैं कि सर नहीं नहीं, ग्रहों को तो सम्मान नहीं करना चाहिए। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों से बहुत सारे लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है ना, हमारे आदत में आ गया है सूर्य, और सूर्य को तो सम्मान देते भी हैं, शनि राहु केतु को तो ऐसे हम बताने लगते हैं जैसे हमारे घर में काम करने वाला कोई चौथे ग्रेड का कोई कर्मचारी है। ऐसी गलती मत करिए। एक और सवाल काफी लोगों के मन में आता है कि सर वैसे ग्रह जो अच्छे नहीं है उनका भी नाम सम्मान से लेना है? बिल्कुल लेना है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए आप मोदी जी को पसंद नहीं करते, बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आप किसी मीटिंग में गए और अचानक से वो आपके सामने आ गए। आप न चाहते हुए भी उनको सम्मान देंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसके ओहदे का होता है, उसकी जिम्मेदारियों का होता है। नरेंद्र मोदी एक इंसान हो सकते हैं, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो 140 करोड़ देश के लोकतांत्रिक परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही ग्रह देवता एक ओहदा है, एक सम्मान है, जो वहां है हमारे लिए सम्माननीय है। तो सबसे पहला लर्निंग, सबसे पहला लेसन, सबसे पहला जो रेमेडी है वो रेमेडी यही है कि ग्रह देवताओं का नाम सम्मान से लेना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी दशा में गुजर रहे हो, कोई भी आपकी कुंडली हो, आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो ना पता हो, नवग्रह चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट रिसाइटिंग नवग्रह चालीसा डेली। आपके लाइफ के 50 to 60% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सिंपली स्टार्ट रिसाइटिंग नवग्रह चालीसा। सिंपल गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। नवग्रह चालीसा नहीं कर सकते, और आसान बताता हूं। नवग्रह जो देवता हैं, जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनके मंत्रों को जपना शुरू कर दीजिए जो आपको आसान लगे। नवग्रह चालीसा कहीं नहीं मिलेगा तो मैं आपको उसका लिंक नोट्स के साथ भेज दूंगा। दैट आई विल डू दैट। ठीक है। वैसे जब इसकी बात कर रहा हूं तो एक थोड़ा और चर्चा कर देता हूं। गीता प्रेस की ये उनके लिए है जिनको हिंदी आती है। दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु नोज हिंदी। गीता प्रेस की एक बुक आती है नित्य पूजा पद्धति करके। पता नहीं इंग्लिश में आती है कि नहीं आती, आई एम नॉट वेरी श्योर। हिंदी में जरूर आती है। ये एक ऐसा बुक है जो सबको पढ़ना चाहिए। हमें दिन पर डेली बाय डेली क्या प्रैक्टिसेस करने चाहिए, उसका इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ एक्सेलेंट बुक दैट हेल्प अस टू डू दिस, दैट हेल्प अस टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो गीता प्रेस की बुक आती है नित्य पूजा पद्धति। मैं इसका भी लिंक आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में भेज दूंगा। विल सेंड यू दैट। हाँ, अभी अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको टाइम लगेगा क्योंकि गीता प्रेस अभी बहुत बिजी है रामचरितमानस और बाकी भगवान राम के ग्रंथों के ऑर्डर्स को शिप करने में। मतलब आपको एक अगर स्टैटिस्टिक्स दूं तो पिछले 2 महीनों में गीता प्रेस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सेल किया है भगवान राम के बुक के। ठीक है। इनफैक्ट मतलब अभी मेरे ऑफिस में कम से कम 5,000 पीस रामचरितमानस रखा हुआ है जो 22 को बटना है। और भी आ रहे हैं। देयर आर मेनी अदर पीसेस एज वेल जो भी आ रहा है, जो ऑर्डर में है, दे विल कम एट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सीख लिया, नवग्रहों का नाम हमें सम्मान के साथ लेना है। चलिए अब देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम बताऊंगा। सन यानी सूर्यदेव, मून यानी चंद्रदेव।
राहु देव और केतु देव। अब देखिए, राहु देव और केतु देव का इंग्लिश में कोई नाम नहीं है, इनका हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। राहु देव एंड केतु देव हैज सेम नेम बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। काफी लोग राहु देव को यूरेनस समझ लेते हैं और केतु देव को नेपच्यून समझ लेते हैं, ये गलती मत करिएगा। राहु देव को इंग्लिश में अगर रेफर करना हो तो आप इसको नॉर्थ नोड बोल सकते हैं, और केतु देव को साउथ नोड। बट इनका अपने आप में कोई नाम नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे टू रेफर, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। ठीक है, बाकी के ग्रहों की बात कर लेते हैं। मरकरी यानी बुध देव, वीनस यानी शुक्र देव, इसके बाद बात कर लेते हैं मार्स यानी मंगल देव, जुपिटर यानी गुरुदेव, सैटर्न यानी शनिदेव। ये हमारे नवग्रहों की चर्चा हो गई। देयर आर 9 प्लैनेट्स जो आपके सामने मैंने लिस्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम इन ग्रहों के बारे में ही डीप डाइव करेंगे और इन ग्रहों को डिटेल में समझेंगे। इन ग्रहों का मतलब क्या है, इनका रेलेवेंस क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, यही सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं, यही सब कुछ हम जानने वाले हैं। अब देखिए, आपने एक चीज नोट किया होगा, मैंने ग्रहों को 2 हिस्सों में बांटा है। आई हैव डिवाइडेड दिस इन विद दिस लाइन। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये 4 ग्रह, सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहुदेव और केतुदेव। वैसे तो हर ग्रह हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। एवरी प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एवरी प्लैनेट इज इंपॉर्टेंट इन आवर होरोस्कोप। लेकिन ये 4 ग्रह को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। सो दे आर द मोस्ट इंपैक्टफुल ग्रह देवता इन द कंप्लीट जर्नी। इस पूरे जर्नी में सबसे ज्यादा कुछ इंपैक्टिंग है, सबसे ज्यादा कोई रेलेवेंसी ले रहा है तो यही ले रहा है। ठीक है, क्यों ले रहा है वो समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सन, सूर्यदेव आत्मा के कारक है, सोल। सन रिप्रेजेंट्स सोल। ठीक है, आपके फाइनेंशियल मार्केट में जो मंथली प्रेडिक्शन होता है उसको सूर्यदेव रूल करते हैं। सूर्य पिता के कारक है, सूर्यदेव आंखों के कारक है, ल्यूमिनरी है। इस पूरी प्रकृति में जितनी भी रोशनी है कहां से आती है? सूर्यदेव से ही आती है। जितनी प्रकृति में रोशनी है वो सूर्यदेव से ही आएगा, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है उसको आने का। हर चीज उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइफ फोर्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है चंद्रमा। अगर सूर्यदेव दिन में बात करें तो सूर्य राजा है, रात में चंद्रमा। रात में रोशनी कौन देता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा दूसरे ल्यूमिनरी है, हमारे आंखों के कारक है, माता के कारक है, हमारे मन के कारक। सो मून रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस, आवर माइंड, आवर थॉट प्रोसेसेस। फाइनेंशियल मार्केट में चंद्रमा डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसका कारक है। मतलब सेम डे में मार्केट कैसा रहेगा इसका फैसला चंद्रमा करता है प्राइमरली। ठीक है, मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द फेमिनाइन एनर्जी ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं राहु देव की और केतु देव की, कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, जब हम राहु देव और केतु देव का नाम सुनते हैं तो थोड़ा मन में डर चला आता है। अब सबसे पहले उस डर को कर देना है साइड। कभी भी किसी ग्रह देवता से डरने की जरूरत नहीं है।
वी डू नॉट नीड टू फियर फ्रॉम एनी प्लैनेट, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं ये सूर्यदेव है, ये चंद्रमा है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी भी है। अभी आपको समझा रहा हूं पहले, ये मान लीजिए अभी सूर्यदेव है और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब उल्टा सिचुएशन कर देते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, चंद्रमा इसकी परिक्रमा लगा रही है। अब ये सोचिए, एक आपको मैप पे दिखाता हूं, ये तो आपको रियल एग्जांपल दिखाया, भी आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाता हूं। दिस इज सन, एक इलिप्टिकल पाथ पे ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये है हमारा चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। कुछ ऐसा ही होता है ना साइंस में, ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब देखिए, जब ये चक्कर लगाएगी तो क्या करेगा, चंद्रमा पृथ्वी के रास्ते को कट करेगा, करेगा ना भाई, दोनों अगर चक्कर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम राहु देव और केतु देव बोलते हैं। सो दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर रेफर्ड एज राहु देव एंड केतु देव, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। इसीलिए राहु देव और केतु देव को हम एक शैडो प्लैनेट मानते हैं। शैडो प्लैनेट का मतलब जो बाकी हमारे ग्रह हैं, राहु देव और केतु देव को छोड़कर बाकी जितने ग्रह हैं वो एक फिजिकल मास है। फिजिकल मास का मतलब उनको आप अपनी नंगी आंखों से अंतरिक्ष में देख सकते हैं, कभी कभी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं, उनका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी। लेकिन राहु देव एंड केतु देव का फिजिकल कोई मास नहीं, दे आर शैडो पॉइंट्स, दे आर पॉइंट्स, दे आर मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट्स। राहु देव एंड केतु देव ऑलवेज वर्क इन पेयर। जब भी राहु देव की बात होगी आपको केतु देव का बात करना पड़ेगा। कभी भी किसी भी होरोस्कोप में हम जब इनकी स्टडी करते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, इनकी एनालिसिस हमें एक साथ ही करनी है। राहु देव एंड केतु देव विल ऑलवेज वर्क इन पेयर। ऑलवेज, कभी अकेले काम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इसीलिए इन चारों ग्रहों को हमने इस मोस्ट इफेक्टिव जोन में रखा था, क्योंकि राहु देव और केतु देव कहीं और से नहीं आ रहे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आपस के सामंजस्य गति की वजह से देयर इंटर मोशन ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री लीड्स टू राहु देव एंड केतु देव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी के जो ग्रह हैं हमारे, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन ग्रहों को भी, इन पांचों ग्रहों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सो दीज 5 planets can also get divided into 2 parts, Mercury, Venus। बात कर लेते हैं मरकरी एंड वीनस की। इनको हम बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह। मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बोलते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट। क्यों? अगर आप हमारे सौर मंडल में जाएंगे, ये सन है, तो सन के सबसे पास कौन है? मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ। वैसे ग्रह जो सन और अर्थ के बीच में है उनको इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं। वैसे प्लैनेट जो अर्थ के बाद है, जैसे जुपिटर, जैसे सैटर्न, इनको हम एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरनल प्लैनेट है ये भी आपके डे बाय डे चार्ट को इंपैक्ट करते हैं। तो डे बाय डे चार्ट देखने के लिए हमें इंटरनल प्लैनेट और मून को देखना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल प्लैनेट है ये आपको मंथ और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो ग्रहों की एक बेसिक चर्चा हो गई
बाकी ग्रहों कौन कौन से सेक्टर को रूल करते हैं, कौन कौन से सेक्टर को रूल नहीं करते हैं, सबकी चर्चा करेंगे एज वी मूव अहेड इन द जर्नी ऑफ कोर्स। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे उनकी भी चर्चा हम करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, इन ग्रहों को बहुत सारे तरीकों में डिवाइड किया गया है। These planets are divided into multiple groups depending upon multiple metrics and parameter। बहुत सारे मेट्रिक्स और पैरामीटर्स के बेस पर इन ग्रहों को बांटा गया। ठीक है, तो अभी जो कुछ हम सीखने वाले हैं ये मोर ओवर आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जो खासकर नए बिगिनर्स है उनको ये लग रहा होगा सारी चीजें में क्या याद करनी पड़ेंगी, क्या रटना पड़ेगा। नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अभी के लिए आप इनको एक जगह अपने सामने रखें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली विथ प्रैक्टिस दिस विल कम एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। ठीक है, अब देखिए, हर ग्रह किसी ना किसी राशि को रूल करता है। ईच ऑफ दीज प्लैनेट्स रूल्स अ ज़ोडिएक साइन। जैसे सूर्यदेव लियो को रूल करते हैं, चंद्रदेव कैंसर को रूल करते हैं, राहु देव और केतु देव किसी राशि को रूल नहीं करते। मरकरी रूल्स जेमिनी एंड वर्गो, वीनस रूल टॉरस एंड लिब्रा, मार्स रूल एरीज एंड स्कॉर्पियो, जुपिटर रूल्स सैजिटेरियस एंड पाइसस, सैटर्न रूल्स कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। जैसा आपने देखा होगा सूर्यदेव और चंद्रदेव सिर्फ एक ग्रह को रूल कर, एक राशि को रूल करते हैं। राहु देव और केतु देव किसी राशि को रूल नहीं करते। बाकी के जो ग्रह देवता हैं मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये दो दो राशियों को रूल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ये राशियों को रूल करते हैं, व्हेन दे रूल अ साइन, और जैसा आपने अभी थोड़े शुरू के क्लासेस में देखा था, कोई भी ग्रह किसी भी राशि में आ सकता है। एनी प्लैनेट कैन कम इन एनी साइन, कोई भी ग्रह। अब जब कोई ग्रह किसी दूसरी राशि में आएगा तो कैसा फील करेगा, हाउ इट इज गोइंग टू फील, वो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए, इसी प्रिंसिपल को जानने के लिए एक कंसेप्ट डिसाइड होता है या एक कंसेप्ट डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्साल्सन या डेबिलिटेशन। एक्साल्सन का मतलब ग्रहों का उच्च अवस्था, डेबिलिटेशन का मतलब ग्रहों की नीच अवस्था। सबसे पहला चीज जो है समझना है, एक्साल्टेड का कहीं ये मतलब नहीं है कि ग्रह अच्छा होगा, डेबिलिटेटेड का कहीं ये मतलब नहीं है कि ग्रह बुरा होगा। तो इस उच्च उच्च और नीच के अवस्था को उसकी अच्छाई या बुराई से कभी कोरिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो डू नॉट फॉल इट प्रे टू दिस कि भाई ये अच्छा होगा या ये बुरा होगा। नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले समझते हैं एक्साल्सन का मतलब क्या है। और बहुत सामान्य भाषा में, इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लर्निंग विल ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक्साल्सन का मतलब क्या है। एक्साल्सन को समझने का सबसे रेलिवेंट एग्जांपल है जब आप अपने नाना नानी के पास या अपने दादा दादी के पास बचपन में गए होंगे। हाउ यू हैव एंजॉयड, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, द कंप्लीट फ्रीडम यू हैव। यही ग्रहों का एक्साल्सन है। एक्साल्सन वाले राशियों में ग्रह खुद को कंफर्टेबल फील करते, दे फील फ्री, दे फील इलेबोरेट, दे फील हैप्पी टू बी देयर एंड वर्क। ठीक है, डेबिलिटेटेड का मतलब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ना बाएं कर सकते ना दाएं कर सकते, गर्दन एकदम सीधी रखनी, और उसमें भी कुछ खतरनाक इन्विजिलेटर होते हैं और वो तो पानी लेने के लिए पीछे नहीं मुड़ने देते ना, आगे रखो बहुत। तो डेबिलिटेटेड का मतलब द ग्रह खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने परिणाम को या अपने रिजल्ट को देने में थोड़ा संकुचित फील कर रहा है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में एक्साल्ट होगा, कौन सा ग्रह किस राशि में डेबिलिटेट होगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, सूर्यदेव एरीज में, पहले एग्जाल्टेड बताता हूं। सन एरीज में, मून टॉरस में, मार्स कैप्रिकॉर्न में, मरकरी वर्गो में, जुपिटर कैंसर में, वीनस पाइसस में, सैटर्न लिब्रा में। ये एग्जाल्सन था। बात कर लेते हैं डेबिलिटेशन की। सन लिब्रा में, मून स्कॉर्पियो में, मार्स कैंसर में, मरकरी पाइसस में, जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, वीनस वर्गो में, सैटर्न एरीज में। ये आपको मैंने 7 ग्रह देवताओं का एग्जाल्सन और डेबिलिटेशन बता दिया। बात करते हैं राहु देव की और केतु देव की। देखिए, राहु देव एंड केतु देव का जो एग्जाल्सन और डेबिलिटेशन है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। या क्या राहु देव और केतु देव किसी राशि को रूल करते हैं, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। एवरी एक्सपर्ट्स, इवन जो क्लासिक्स हुए, वहां पर भी डिफरेंसेस है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्लासिक्स एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां जो हम पर्सपेक्टिव सीखेंगे, वो पर्सपेक्टिव सीखेंगे जो एक, जिससे मैं पर्सनली कोरिलेट करता हूं, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो राहु देव और केतु देव को हम किसी भी राशि को, उसका कोई भी राशि को रूल नहीं करेगा। यही एक मेजोरिटी बिलीफ है। ठीक है, बात कर लेते हैं राहु देव और केतु देव का एग्जाल्सन। राहु देव जेमिनाई में एग्जाल्ट होंगे, केतु देव सैगिटेरियस में एग्जाल्ट होंगे। बात कर लेते हैं इनके डेबिलिटेशन की। राहु देव सैगिटेरियस में डेबिलिटेट होंगे और केतु देव जेमिनाई में डेबिलिटेट होंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रहों का एग्जाल्टेड और डेबिलिटेटेड स्टेट। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं ग्रहों के जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब, अब देखिए, वैसे हैं तो देव, बट इनको इनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग जेंडर तत्वों में या इनके लिंग तत्वों में इनको डिवाइड किया गया है। ज्योतिष में 3 तरह के लिंग होते हैं, मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। ठीक है, चलिए आगे चलते। सन मेल, मून फीमेल, मार्स मेल, मरकरी न्यूट्रल, जुपिटर मेल, वीनस फीमेल, सैटर्न न्यूट्रल, राहु मेल, केतु फीमेल। सॉरी, राहु फीमेल, केतु फीमेल। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। सन मेल, मून फीमेल, मार्स मेल, मरकरी न्यूट्रल, जुपिटर मेल, वीनस फीमेल, सैटर्न न्यूट्रल, राहु एंड केतु दोनों फीमेल। ठीक है, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो टेंशन मत लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट नोट्स में आएगा, तो घबराने की बात नहीं कि हम नोट नहीं कर पाए, हमसे छूट गया। इट विल बाय डिफॉल्ट कम इन नोट्स। ठीक है, एग्जाल्टेड और डेबिलिटेटेड या ग्रहों की जो जेंडर है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ये किसी पर्सन में कभी चेंज नहीं होगा, ये दुनिया में हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट का मतलब तत्व। हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, खासकर डे टू डे प्रेडिक्शन में, एलिमेंट मैटर्स अ लॉट। एलिमेंट का मतलब तत्व। इस पूरी प्रकृति में 5 प्रकार के तत्व होते हैं, जो आपने बचपन में सीखा होगा। अग्नि, जल, आकाश, हवा, पृथ्वी। यही हमारे 5 महाभूत हैं जो हमारी प्रकृति को गवर्न करते हैं। या यूं कहूं तो इस प्रकृति में जो कुछ भी है, इन तत्वों से मिला हुआ ही है। दोबारा रिपीट करता हूं, फायर, अर्थ, वाटर, जो हमारे एलिमेंट्स हैं। स्पेस, स्पेस भी अपने आप में एक एलिमेंट है ज्योतिष में, ध्यान रखिएगा। स्पेस इज ऑल्सो एन एलिमेंट। एयर एंड स्पेस आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो फायर, एयर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ। ठीक है, यहां खासकर जो न्यूमरोलॉजी के लर्नर्स होंगे, स्पेशली लोहसू ग्रिड के लर्नर्स, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोहसू ग्रिड का जो एलिमेंट होता है वो आई चिंग पे बेस है, वो थोड़ा अलग होता है। यहां जो हम एलिमेंट सीख रहे हैं
ये वैदिक ज्योतिष के बेस पे सीख रहे हैं तो थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट का जो डेफिनेशन है ना वो अलग अलग। चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के एलिमेंट की। सन फायर, मून वाटर, मार्स फायर, मरकरी अर्थ, जुपिटर आकाश, वीनस वाटर, सैटर्न राहु एंड केतु एयर। ठीक है, ये ग्रहों का तत्व है। डे टू डे प्रेडिक्शन में ये तत्व भी बहुत काम आता है। ऑल दिस तत्व आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नी ऑफ आवर प्रेडिक्शन। क्या सिर्फ ग्रहों को भी एलिमेंट में बांटा गया है? नहीं, राशियों को भी तत्वों में बांटा गया है। राशि आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स, लेकिन राशियों को सिर्फ 4 तत्वों में बांटा गया है। कोई भी राशि स्पेस एलिमेंट में नहीं आती। ग्रहों की बात करेंगे तो जुपिटर कम्स इन स्पेस एलिमेंट, लेकिन राशियां नहीं आएंगी। स्पेस में एक ग्रह मिलता है, वो है जुपिटर, जैसे आकाश तत्व। राशियां नहीं मिलती। राशियां 4 होती हैं, फायर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, अर्थ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एयर, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वाटर, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, ये राशियों का तत्व। तो ग्रहों के तत्व और राशियों का तत्व। ऐसे ही नक्षत्रों का भी तत्व होता है। भाई नक्षत्र क्लास में कराया नहीं है, जब नक्षत्र की चर्चा करूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल के क्लास में ही आएगा, तो वहां फिर नक्षत्रों का भी एलिमेंट बताएंगे। डे टू डे प्रेडिक्शन में इन तत्वों का मायाजाल है। डे टू डे प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्स। ग्रह का तत्व, राशि का तत्व और नक्षत्र का तत्व, यही तत्व आपस में मिलके ये फैसला करेंगे कि कत्ले आम मचेगा या वाहवाही मचेगी। वैसे भी मैं कत्ले आम की बात पहले कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कत्ले आम ही मचा हुआ है। और हम क्लास में देखेंगे, मतलब इसके रीजन को सीखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले हमने बहुत साल के बाद का इतना बड़ा डाउनफॉल देखा, और क्यों देखा। ठीक है, चलो आगे चलते। 1 सेकंड दीजिएगा। अभी तक जो ग्रहों के बारे में सीखा, ये उसकी झांकी थी, टीजर था। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें आ रही हैं जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो अब लिखना करिए बंद और पूरा का पूरा ध्यान क्लास पे रखिए। अब देखिए, सबसे पहला जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उसका नाम है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट को हिंदी में दृष्टि बोलते हैं, और ये इसका सबसे बड़ा गलत मतलब निकलता है, मिसनोमर है। दृष्टि का मतलब कहीं ये नहीं है कि ग्रह के देखने की ताकत है। जब हम दृष्टि समझते हैं ना, लगता है ग्रह देखेगा, ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट का सिंपल सा मतलब है द पावर ऑफ ए प्लैनेट टू इंपैक्ट अदर प्लैनेट। तो एस्पेक्ट किसी भी ग्रह का इंपैक्ट करने की एबिलिटी, देखने की एबिलिटी नहीं। ये कोई फिजिकली देख नहीं रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग which is going to be discussion of talked about, which will focus of an impacting। चलिए इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। आप लोगों से मैक्सिमम लोग वो हैं जो माता पिता बन चुके हैं। अब सपोज करिए आपका बच्चा बहुत शरारत कर रहा है और आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। क्या होता है? आंखों से ही डराया जाता है। क्या होगा? मदर फादर दोनों करते। यही एस्पेक्ट। या जब नया नया प्यार होता है, खासकर जब स्कूल या कॉलेज में जब क्रश होता है, वहां जो आंखों ही आंखों में इशारा होता है, वो भी एस्पेक्ट।
तो एस्पेक्ट इंपैक्ट करने की एबिलिटी। अब किसी के इंपैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको ग्रहों पे लेके आते हैं। हर ग्रह के पास एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेवंथ एस्पेक्ट। एवरी प्लैनेट, 10 सेकंड दीजिए। एवरी प्लैनेट हैज ए एस्पेक्ट व्हिच इज रेफर्ड एज सेवंथ एस्पेक्ट। इसका मतलब हर ग्रह जहां बैठेगा वहां से 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेगा या एस्पेक्ट करेगा। ये हमारा टिपिकल नॉर्थ इंडियन चार्ट है। मान लेते हैं यहां पे सूर्यदेव बैठे हुए, तो यहां से ये 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे क्योंकि इनके पास सेवंथ एस्पेक्ट। तो हर ग्रह के पास सेवंथ एस्पेक्ट होता है। एवरी प्लैनेट, जितने भी आपने नवग्रह सीखे हैं सबके पास सेवंथ एस्पेक्ट है। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। अब चलिए, अब अगला एग्जाम्पल समझने के लिए आप लोगों को फिर एक कहानी सुनाता हूं। मैं ये कहानी इसलिए सुनाता हूं ताकि आप लोग इसको अपने रियल लाइफ में कोरिलेट कर पाए और ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। अब देखिए, अगर आप किसी भी टॉर्च को या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को पास से जलाएंगे तो एक छोटा सा धब्बा दीवार पे जलेगा, मानते हैं। जब दूर से जलाएंगे वो फैल जाएगा, ज्यादा दूरी में दिखेगा। सबने किया होगा। अगर नहीं किया है तो घर की सारी लाइटें बुझाकर मोबाइल के फ्लैश से ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा आज, कि जब आप अंधेरे में नजदीक से करेंगे तो फोकस लाइट होगा, दूर करेंगे तो लाइट फैल जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट्स होते हैं उनके पास स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होता है। सिंस वो बाहर है, दूर है, इसलिए उनका जो प्रभाव का दायरा है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ब्रॉडेंड है। आसान भाषा में, जितने हमारे एक्सटर्नल प्लैनेट है, मार्स की बात कर लेते हैं, इनके पास 4th और 8th एडिशनल एस्पेक्ट होता है। मतलब मार्स के पास 3 एस्पेक्ट हो गया, 4th, 7th और 8th। ठीक है, जुपिटर 5, 7 एंड 9, सैटर्न 3, 7 एंड 10। ठीक है, राहु देव और केतु देव, सिंस ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इसलिए इनके पास भी स्पेशल एस्पेक्ट है जो गुरु के समान है, 5th एंड 9th। राहु देव और केतु देव का भी एस्पेक्ट डिबेटेबल है, वो बता रहा हूं जिससे मैं कोरिलेट करता हूं। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट क्लासिक्स ऑथर्स भी हुए जो इससे कोरिलेट करते हैं। तो राहु देव और केतु देव के भी 5th, 7th और 9th गुरु के समान। ठीक है, चलिए अब इसको रियल लाइफ चार्ट में देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई हो। ये हमारा एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन कुंडली है। अब मान लीजिए यहां आपके शनिदेव बैठे हुए, आपको यह बताना है कि शनिदेव किस किस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे होंगे। सब लोग ट्राई करिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए शनिदेव कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। सब लोग ये बता दीजिए शनिदेव कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। कोई ऐसा है जिसको इसका आंसर नहीं मिला? एनीवन जिसको इसका आंसर नहीं मिला? कोई है तो हैंड रेज कर सकता है। चलिए, अब आपको बताना है कि शनि देव का एस्पेक्ट कौन कौन से हाउस पे। नाउ यू नीड टू शेयर विच हाउसेस आर बीइंग एस्पेक्टेड बाय शनि देव। सब लोग ट्राई करिए। कोई ऐसा है जिसको इसका आंसर नहीं मिला? एनीवन जिसको इसका आंसर नहीं मिला हैंड रेज कर सकता है, जिसको इसका आंसर नहीं मिला। तो शनि देव के पास 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3, 7 एंड 10। शनि देव के पास यही 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3, 7 एंड 10। अब देखिए शनि देव के पोजीशन से 3 की बात करते हैं, 1,
2 and 3। तो यहां बैठे 5th हाउस में बैठे शनिदेव सबसे पहला एस्पेक्ट कर रहे होंगे 7th हाउस को, मतलब शनिदेव अपने 3rd एस्पेक्ट से 7th हाउस को इंपैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इनका 7th 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां बैठे शनिदेव अपने 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8 9 10 अपने 10th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 शनिदेव से जब काउंटिंग करेंगे यही आपकी काउंटिंग पोजीशन रहेगी। 3rd हाउस इज 7th, 7th हाउस इज 11th एंड देन 10th हाउस इज 2nd हाउस फ्रॉम योर शनिदेव के पोजीशन से। तो इस तरीके से आप शनिदेव का एस्पेक्ट देख सकते हैं। चलिए दोबारा करते हैं। रेखा मैम आऊंगा आपके पास, एक और एग्जांपल करा लेता हूं, फिर आऊंगा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो, बट मुझे उम्मीद है तब तक आ जाएगा। अब मान लीजिए ये एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन चार्ट है, शनिदेव बैठे हैं यहां पे। अब बताइए शनिदेव कौन कौन से हाउस को इंपैक्ट कर रहे होंगे? विच हाउसेस आर बीइंग एस्पेक्टेड बाय शनिदेव? सब लोग ट्राई करिए कि शनिदेव इस पोजीशन से बैठ के किस किस हाउसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं। शनिदेव, इसको कॉपी पेन पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉपी पेन पे ड्रॉ करके काउंट करके सॉल्व करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इन दिस मैनर। जरूरी नहीं है कि आप नॉलेज हवा में शेयर कर पाए, मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाया हूं ना, आप भी ड्रॉ करके सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत है? ड्रॉ करिए, सॉल्व करिए। सब लोग ट्राई करिए। चलिए ये भी एग्जांपल मैं करा देता हूं, फिर अगला मैं आपसे टेस्ट लूंगा। सैटर्न बैठे हैं 8th हाउस में, यहां से 3rd काउंट कीजिए 1 2 3। तो सैटर्न के 3 एस्पेक्ट हैं, 3rd 7th और 10th। तो अपने 3rd एस्पेक्ट से सैटर्न 10th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 अपने 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देख रहे हैं। फिर 8 9 10 और अपने 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, तो शनिदेव 8th हाउस में बैठ के 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। एस्पेक्ट निकालना सीख लीजिए। पूरे के पूरे मार्केट में ना एस्पेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है रिजल्ट का। ठीक है, चलिए कोई ऐसा है जिसको एस्पेक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? एनीवन हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि बहुत क्रूशियल टॉपिक है। अगर एस्पेक्ट समझ, सिर्फ एस्पेक्ट अगर समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। बोलिए तरुण सर। सर एस्पेक्ट के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी करंट हाउस नो ओनली ना? राइट, बस क्लियर है सर, क्लियर है, थैंक यू। कुसुम मैम। यस सर। बताइए। सर याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है थोड़ा सा। याद नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। यस सर। यहां बैठे हैं आपके मंगल देव। ठीक है, मंगल देव के पास एस्पेक्ट्स होते हैं 4th 7th और 8th। आपको बताना है कि मंगल देव किस किस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां से। मंगल देव किस किस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां से।
सब लोग ट्राई करिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉपी पेन लेके बैठिए, कल से हम प्रैक्टिस करिए, सब कंसेप्ट क्लास में क्लियर होगा। अब देखिए, तो फोर्थ गिनते हैं, 1 2 3 4। तो मंगल देव अपने फोर्थ एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, 5 6 7। सेवंथ एस्पेक्ट से फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, और एट्थ एस्पेक्ट से फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ग्रह हो, इस तरीके से आप उसका एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द एस्पेक्ट ऑफ एनी प्लैनेट इन दिस मैनर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट हमें सीखना है उसका नाम है ट्रांजिट। So the next concept that we are going to learn is known as transit. अब इसको ऐसे समझिए, ट्रांजिट का मतलब ग्रह स्थिर नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है, यह जानने की यहां जरूरत है कि द प्लैनेट्स आर नॉट स्टैटिक। ये जो हमारे ग्रह देवता हैं ये स्थिर नहीं, ये रुके हुए नहीं है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने का मतलब एक राशि से दूसरे राशि में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये आकाश में चल रहे होंगे। स्थिर कोई ग्रह नहीं। नो प्लैनेट इज स्टैटिक, ईच ऑफ देम आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो हर ग्रह किसी ना किसी समय पे किसी ना किसी राशि में होगा। चलिए एक सेकंड दीजिए मुझे बस। अब बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट, लगभग 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। वहीं जो बाकी के ग्रह अलग अलग समय लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कितना समय लेता है। सन लगभग 1 महीने, मार्स 45 डेज, मरकरी 28 डेज, जुपिटर लगभग 12 महीने, वीनस लगभग 1 महीने, सैटर्न 2.5 ईयर्स, राहु देव एंड केतु देव 18 महीने। जहां चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट है वहां शनि देव सबसे स्लोएस्ट। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने समझ गया। आगे चलते हैं। हमें पता करना हो कि आज की तारीख में, इस समय में ग्रह कौन कौन सी राशि में है। ठीक है, सवाल समझ गए? व्हाट इज द क्वेश्चन? हमारा सवाल यह है कि हमें यह पता करना हो कि आज के समय में, आज की तारीख में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में। ठीक है, चलिए इसको आंसर करते हैं। आप लोगों को वेब ज्योतिष यूज करने ऑलरेडी आता है। यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज वेब ज्योतिष। ठीक है, अब देखिए, हमें आज का चाहिए ना, अभी का समय चाहिए। तो कुछ मत करिए, 18 जनवरी 2024 रात के 9:54 प्लेस अभी दिल्ली ले लेते फॉर द एग्जाम्पल। प्रोसीड। ये आपकी आज के तारीख में ग्रहों की स्थिति है कि ग्रह कौन कौन सी राशि में है। ठीक है, इसी को हम आज के दिन का ट्रांजिट बोलते हैं। तो ट्रांजिट का मतलब कि उस तारीख को ग्रह कौन सी राशि में है। जैसे सन कौन सी राशि है बताइए जरा, सन कौन सी राशि में है? इस चार्ट में सन कौन सी राशि में है?
सब लोग बताइए सन कौन सी राशि में है? राशि पूछ रहा हूं, हाउस नहीं। सन कौन सी राशि में है? तो बिल्कुल सूर्यदेव कैंसर में, कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, इसी तरीके से आप हर ग्रह का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीनस सैगिटेरियस में है, जुपिटर एरीज में है, मरकरी सैगिटेरियस में है, मार्स सैगिटेरियस में है, मून एरीज में है, राहुदेव पाइसेस में है, केतुदेव वर्गो में। ठीक है, अब शुरू होता है आपका अगला होमवर्क। एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि किसी भी डेट को कौन सा ग्रह कौन सी राशि में। अगर ये आपको पता है तो आपके प्रिडिक्शन करने की स्पीड कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगी। यू विल बी एट 5x ऑफ योर स्पीड इफ यू नो ऑफ दिस। तो कल से आप लोग का होमवर्क शुरू हो गया और ये हमारा पहला होमवर्क बनेगा जिसपे प्राइज होगा। हर दिन का सुबह 9 बजे के हिसाब से आपको ये बताना है। मैंने टाइम अभी के लिए फिक्स कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए करना आसान रहे। कौन सा ग्रह कौन सी राशि में। सो दिस इज डेली होमवर्क दैट नीड टू बी सबमिटेड। आप किसी भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट मत भेजिएगा, स्क्रीनशॉट इज नॉट एक्सेप्टेड। या तो आप हैंड रिटन फॉर्म में भेजिए या टाइप करके भेजिए, ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जितने पार्टिसिपेंट इस एक्सरसाइज को करते हैं दे फील मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर डूइंग दोज होमवर्क्स। अभी के लिए मैं प्लेस को भी सैनिटाइज कर देता हूं, स्टैंडर्ड कर देता हूं। सब लोग प्लेस मुंबई कंसीडर करेंगे एंड लोकेशन जो टाइम मैंने बता दिया सुबह के 9 बजे। ठीक है, 9 o'clock मॉर्निंग एंड मुंबई, ये सब लोग करिए। दिस इज समथिंग विच इज इसेंशियल, कंपल्सरी फॉर एवरीवन। सबके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लिया कि सर हमने आपको आज का देखना था तो आपने देख लिया, लेकिन मुझे तो आज का नहीं देखना, मुझे देखना है वैलेंटाइन डे का। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। या वैलेंटाइन डे को छोड़ देते हैं, उससे इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है अभी 22 जनवरी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन का ट्रांजिट क्या रहेगा। जिस दिन का भी ट्रांजिट देखना हो उस दिन का डेट डाल दीजिए। मान लीजिए हमें 22 तारीख का देखना है, 22 जनवरी 2024 सुबह के 9 बजे। इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं मुंबई। ईमेल आईडी हमने ले लिया, प्रोसीड। तो आपको 22 तारीख की स्थिति आ गई। अब आप देखेंगे सन कैप्रिकॉर्न में ही है, क्योंकि आपको पता है सूर्यदेव हर 30 दिनों में अपनी राशि बदलते हैं। चंद्रमा टॉरस में आ गया, ये बदल गया। मार्स सैगिटेरियस में ही है क्योंकि मार्स को भी समय ज्यादा लगता है। मरकरी सैगिटेरियस में है, इसको भी समय ज्यादा लगता है। जुपिटर एरीस में है, वीनस सैगिटेरियस में है, सैटर्न एक्वेरियस में है, राहुदेव पाइसेस में है, केतुदेव वर्गो में। तो आपने ध्यान दिया होगा हमारे आज के चार्ट में और इस चार्ट में
एक चंद्रमा का ही परिवर्तन दिख रहा होगा और किसी का परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा आप। सो दिस विल हैपन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक नहीं करें, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये चेंज डेली नहीं होता, ये चेंज आपके ट्रांजिट टाइम के बेस पे होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कौन से ग्रह का ट्रांजिट टाइम कितना होगा। फाइनेंशियल मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ये तो पता होना ही चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उस ग्रह का ट्रांजिट कब होगा, कि व्हेन दैट ट्रांजिट विल हैपन। ठीक है, तो आपको एक और काम करना है, चंद्रमा को छोड़कर एक्सेप्ट मून, ये पता करना है कि बाकी के जो ग्रह देवता मेरे बच गए उनका नेक्स्ट ट्रांजिट कब होने वाला है, व्हेन दैट प्लैनेट विल चेंज नेक्स्ट। ठीक है, ये सब लोग करिएगा, बहुत सिंपल है, आपको रैंडम बेसिस पे चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देयर इज ओनली वन वे आउट, कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में यही है, जब लॉन्ग कट सीख जाएंगे तो मैं शॉर्टकट बता दूंगा कि शॉर्टकट कैसे मिलेगा, लेकिन पहले लॉन्ग कट सीखिए। आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप तरीका यूज करिए, इससे आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांजिट के बाद अगला जो हमें कंसेप्ट सीखना है उसका नाम है कंजंक्शन। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कंजंक्शन। इसको हिंदी में हम युति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं युति के बारे में या कंजंक्शन के बारे में। एक और चीज, युति की चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक चीज समझिए, जो मैं आपको युति का डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन, ये पर्सपेक्टिव आपको हर जगह मिले। ये मैं आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, अपने लर्निंग के बेस पे, अपने रिसर्च के बेस पे आपको हेल्प करने वाला हूं, आपको गाइड करने वाला हूं। सो दिस इज समथिंग विच इज यूनिक, दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू लर्न ट्रेडिशनली। जो आप ट्रेडिशनली सीखते हैं उससे काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं और जानते हैं कंजंक्शन की चर्चा क्यों करें। Why should we discuss conjunction? This is very important to understand. अब मान लीजिए आपके दोस्तों का ग्रुप है, अब जो मेजोरिटी चाहेगा वो आपको करना पड़ेगा, होता है ना, या थोड़ा और पास में ले आते। आपका प्लान बना कि आज हमें मूवी देखने जाना है, और वाइफ का प्लान बन गया कि आज हमें शॉपिंग जाना है। आप कहां जाएंगे आपको आंसर पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कंजंक्शन का मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ आएंगे तो वो एक दूसरे के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। Whenever two or more than two planets come together, they have a potential, they have a power, they have a capability to change impact of each other. ठीक है, इसी फिनोमेना को हम कंजंक्शन या युति बोलते हैं। अब कंजंक्शन या युति को अगेन जो बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल अपना रिसर्च किया हुआ मेथड है, थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड है। कुछ किताबें हैं जहां आपको ये मिलेंगी, बट बहुत प्रीडोमिनेंटली इस मेथड की चर्चा नहीं होती। कंजंक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, सो द कंजंक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन का मतलब ग्रह सेम राशि में हो और सेम नक्षत्र में हो। जब दो या दो से ज्यादा ग्रह सेम राशि में हो या सेम नक्षत्र में हो तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन।
राशि भी सेम होनी चाहिए, नक्षत्र भी सेम होना चाहिए। ये एंड है, ध्यान रखिएगा। सेम साइन एंड सेम नक्षत्र। वीक कंजंक्शन का मतलब या तो राशि सेम हो जाए या नक्षत्र सेम हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए तो बनेगा वीक कंजंक्शन। तो वीक कंजंक्शन बनने के लिए राशि सेम हो जाए या नक्षत्र सेम हो जाए। स्ट्रॉन्ग के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको चार्ट पे एग्जांपल करते हैं। लेट अस गो जंप ऑन द डायरेक्टली चार्ट। चलिए, ये आपके पास चार्ट आ गया। आपको बताना है मरकरी और वीनस, इन दोनों का कंजंक्शन कैसा है। इन दिस चार्ट मरकरी और वीनस का कंजंक्शन कैसा है। सब लोग ट्राई करिए। अभी प्रिंसिपल बताया हूं, मरकरी और वीनस का कंजंक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सब लोग ट्राई करिए, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। चलिए देखते हैं। मरकरी की बात कर लेते हैं, सैगिटेरियस में है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। वीनस की बात कर लेते हैं, सैगिटेरियस में ही है लेकिन मूल नक्षत्र में। सेम राशि, अलग अलग नक्षत्र, इसलिए ये वीक कंजंक्शन है। चलिए मार्स और मरकरी का बताइए। मार्स और मरकरी, इसका क्या स्थिति है। मार्स एंड मरकरी, मार्स एंड मरकरी क्या स्थिति है। मार्स एंड मरकरी, अब देखिए मार्स भी सैगिटेरियस में है, पूर्वाषाढ़ा में है। मरकरी भी सैगिटेरियस में है, पूर्वाषाढ़ा में है। सेम राशि, सेम नक्षत्र, स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। ठीक है, चलिए एक और चार्ट पे करते हैं। लेट अस डू वन मोर चार्ट। कोई भी एक भेजिए अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। कोई भी एक भेजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। एक ही मैसेज में सब कुछ भेजिएगा, लेना इजी रहता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, आप सब लोग ये चार्ट बनाइए। 2 दिसंबर 1987 शाम के 4:23, प्लेस है जूनागढ़ इन गुजरात। दस सेकंड में चार्ट बन के आपके पास आ जाएगा। प्लेस इज 1987, शाम के 4:23, इसलिए 16:23 लिया है मैंने। चलिए आ गया। बताइए, आपको यह बताना है स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन में कौन कौन से ग्रह हैं और वीक कंजंक्शन में कौन कौन से ग्रह हैं। इस पूरे चार्ट में स्ट्रॉन्ग और वीक कंजंक्शन वाले ग्रहों को ढूंढिए। विच प्लैनेट्स आर इन स्ट्रॉन्ग, विच प्लैनेट्स आर इन वीक कंजंक्शन। सब लोग ट्राई करिए। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी जो क्लास में सुना है उसको यूज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे स्क्रीन पर डिपेंडेंट मत बनिए, अपना चार्ट बनाइए। बी सेल्फ डिपेंडेंट।
सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। सेकेंड दिसंबर 1987 शाम के 4:23 जूनागढ़। स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन में कौन कौन से हैं, वीक कंजंक्शन में कौन कौन से हैं? चलिए मैं देखे करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं जुपिटर और राहु देव की। जुपिटर पाइसेस में है, नक्षत्र रेवती है। राहु देव पाइसेस में है, उत्तरा भाद्रपद में है। जुपिटर एंड राहु देव, क्या लग रहा है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग या वीक? जुपिटर एंड राहु देव का कंजंक्शन क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं सन और मरकरी की। सन स्कॉर्पियो में है, मरकरी भी स्कॉर्पियो में है, दोनों का नक्षत्र भी सेम है, अनुराधा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, सन और मरकरी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन में। वहीं सन और सैटर्न की बात कर लूं, वीक कंजंक्शन में है। मरकरी एंड सैटर्न की बात कर लूं, वीक कंजंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग और वीक कंजंक्शन को रेफर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको मेथड्स को सही से लगाना है। इफ यू अप्लाई द रूल्स एंड प्रिंसिपल केयरफुली, यू विल नेवर लैंड इनटू प्रॉब्लम। कभी आप प्रॉब्लम में लैंड नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट यहां पे और बचा हुआ है जो आज नहीं बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। जब आपको मेरा पहला क्लास याद होगा, वहां मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को बताया था, ग्रह, राशि, भाव और नक्षत्र। यही 4 चीजें हैं जो हमारे पूरी एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन करने की या पूरे एस्ट्रोलॉजी को नया पर्सपेक्टिव देने की बात करते हैं। ठीक है, नक्षत्र को हम कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। नक्षत्र इज ऑल्सो रेफर्ड एज कॉन्स्टिलेशंस। इसको ऐसे समझिए, नक्षत्र ग्रहों का मन है। हर ग्रह किसी ना किसी राशि में होगा, किसी ना किसी नक्षत्र में होगा। एवरी प्लैनेट विल बी इन अ साइन और इन अ नक्षत्र। कभी भी किसी भी होरोस्कोप में जब हम किसी ग्रह देवता को डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही डिफाइन होगा। वो कैसे कैसे डिफाइन होगा, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में, यही 3 चीजें होने वाली। तो बात कर लेते हैं नक्षत्र की। ज्योतिष में खासकर हम जिस ज्योतिष को पढ़ रहे हैं वहां 27 नक्षत्र की जरूरत है हमें। अब जैसे राशियों का ऑर्डर फिक्स है, वैसे नक्षत्रों का भी ऑर्डर फिक्स होता है। द ऑर्डर ऑफ नक्षत्राज आर ऑल्सो फिक्स्ड। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। ये आपके 27 नक्षत्र आपके सामने आ गए। अश्वनी, मघा और मूल को केतु देव रूल करते हैं। भरनी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा को शुक्र देव रूल करते हैं। कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा को सूर्य देव रूल करते हैं। रोहिणी, हस्ता, श्रवणा को चंद्रदेव रूल करते हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा को मंगल देव रूल करते हैं। आद्रा, स्वाति, शतभिषा को राहु देव रूल करते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद को गुरुदेव रूल करते हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद शनि देव रूल करते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती मरकरी रूल करते हैं। ठीक है, ये 27 नक्षत्र को आप 9 ग्रहों के आधार पर बांट सकते हैं। अब यहां आपने एक डिफरेंस नोट किया होगा कि राहु देव और केतु देव को भी नक्षत्र दिए गए। राहु देव और केतु देव के पास भी नक्षत्र है। चलिए आगे चलते हैं।
लेट अस मूव अहेड। अब देखिए, अगर इन नक्षत्रों की बात करेंगे तो एक चीज जान लीजिए, वैसे ये हमारे प्रेडिक्शन में किसी काम का नहीं होता, बट फिर भी समझ लीजिए, एक जॉडियक साइन लगभग 30 डिग्री का होता है। आप लोगों ने पहले भी सीखा है, हर नक्षत्र लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसीलिए हर राशि में लगभग 2.25 नक्षत्राज होते हैं। ठीक है, दिखाता हूं उसका मतलब क्या है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। जैसे बात कर लेते हैं एरीस राशि की, तो अश्वनी के ये जो 1 2 3 4 देख रहे हैं, हर नक्षत्र को चरण में बांटा गया है। चरण मतलब उसका और छोटा इकाई। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे एरीस में बात करेंगे, अश्वनी के चारों नक्षत्र हैं, चारों चरण हैं, भरनी के चारों चरण हैं, और कृतिका का एक चरण है। जैसे 2.25 हो गया। टॉरस की बात करेंगे तो कृतिका के 3, रोहिणी का 4 और मृगशिरा का 2। तो टोटल 9 नक्षत्र चरण एक राशि में आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ सिंगल टेबल दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड राशि और नक्षत्र एक साथ। इसका तो प्रिंट आउट लेके अपने घर के सामने लगा लीजिए, ताकि कल को आपको रेफर करना हो, खासकर जो बिगिनर है उनको बहुत हेल्प मिलता है। सो बिगिनर्स गेट डेफिनेट हेल्प इन दिस जर्नी। चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं। तो खासकर जो नए बिगिनर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि क्लास के बाद एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा। दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल द प्रिंसिपल once again. So this is something which is going to help you and give you new direction and the new path. आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग नए बिगिनर हैं। एस्ट्रोलॉजी का जो एलिमेंट्री बेसिक्स है ना, उससे हमने शुरू किया है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं, और हर चीज नोट्स में आएगा। एवरीथिंग विल कम इन नोट्स, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। चलिए एक और कंसेप्ट जानते हैं, इसको बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। और फिर आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक रेमेडी पैसा कमाने वाला। मरकरी और केतु देव। मरकरी के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो मरकरी के हमारे पास 3 नक्षत्र हैं जिसको मरकरी रूल कर रहे होंगे। कौन कौन से, अगर उसकी हम बात कर ले तो हमारे पास है अश्लेषा, हमारे पास है ज्येष्ठा, हमारे पास है रेवती। केतुदेव की बात कर ले, हमारे पास है अश्वनी, मघा एंड मूल। इन 6 नक्षत्र को हम गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। दीज 6 नक्षत्राज आर रेफर्ड एज गंडमूल नक्षत्र। अगर किसी पर्सन का एसेंडेंट और सन और मून, इन तीनों में से कोई भी एक अगर गंडमूल में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं पर्सन इज बॉर्न इन गंडमूल नक्षत्र। ठीक है, कोई भी एक चला जाए, एसेंडेंट, सन, मून, इन तीनों में से कोई भी एक अगर गंडमूल के नक्षत्र में चला जाए, मतलब मरकरी या केतु के नक्षत्र में चला जाए, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे पर्सन बॉर्न इन गंडमूल। ठीक है, चलिए इसको चार्ट पे चेक करते हैं। दस सेकेंड में चार्ट आ जाएगा। ये हमारा चार्ट है। अब देखिए, एसेंडेंट भरणी नक्षत्र है, सन अनुराधा नक्षत्र है, मून अश्वनी में, अश्वनी केतुदेव का नक्षत्र है। तो इस पर्सन का जन्म, तो हम बोलेंगे दिस पर्सन इज बॉर्न इनटू
गंडमूल या गंदाता। ठीक है, तो एसेंडेंट, सन और मून तीनों चेक करना है। अब मेजोरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ओनली चेक बेस्ड ऑन मून, जो सही नहीं है। एसेंडेंट, सन और मून तीनों के बेस पे आपको चेक करने की जरूरत है पर्सन गंडमूल में है या नहीं। जैसे इस केस में मून अश्वनी नक्षत्र में है, इसलिए पर्सन गंडमूल में आ गया। एक और डेट ऑफ बर्थ पे चेक करते हैं, कोई एक भेजिए, नहीं डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ प्लेस भेजिए, कोई भी भेजिए, डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ प्लेस। तो हम एक चार्ट ले रहे हैं, नाइन्थ दिसंबर 1982 रात के 12:20, प्लेस है दिल्ली। प्रोसीड। आप लोगों को बताना है यह पर्सन गंडमूल में है या नहीं। सब लोग आंसर करिए, क्या यह पर्सन गंडमूल में है या नहीं है। सब लोग आंसर करिए, यह पर्सन गंडमूल में है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि सूर्यदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो बुध देव का नक्षत्र है, तो इस पर्सन को हम गंडमूल में मानेंगे। चलिए इसकी रिमेडी जान लीजिए। गंडमूल बुरा नहीं होता है। सबसे पहले इस मिथ से बाहर निकल जाइए कि गंडमूल का मतलब है कुछ बुरा है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, गंडमूल इज वन सच कॉम्बिनेशन अमॉन्ग ऑल द कॉम्बिनेशन। ठीक है, गंडमूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको उस नक्षत्र का कम से कम 27,000 मंत्र हर 2-3 साल पे करवाते रहना है। यू नीड टू गेट 27,000 mantras of that nakshatra every 2 to 3 years। वैसे अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रगति चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली ग्रोइंग इन योर लाइफ, तो आपके एसेंडेंट, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों के नक्षत्र का जितना फ्रिक्वेंट आप मंत्र जाप करवाते रहेंगे या करते रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो कोशिश ये करना है कि इन तीनों ही नक्षत्रों के जो मंत्र हैं, नक्षत्रों का मंत्र आपके नोट्स में आ जाएगा रेमेडी वाले क्लास में, वो हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और हर फ्रिक्वेंट इंटरवल पे, फ्रिक्वेंट इंटरवल का मतलब जो आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल हो, वो हमें करते रहना है। ये सब करवा सकते हैं, गंडमूल वालों के लिए कंपलसरी। ठीक है, आज के सफर में इतना ही। बाकी गंडमूल एक पार्शियल टॉपिक है, जब कल की क्लास की शुरुआत करूंगा तो गंडमूल से शुरुआत करूंगा कि इसको क्यों स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्यों इसकी जरूरत है, और कैसे ही हमारे फाइनेंशियल मार्केट को इंपैक्ट करता है। आज के सफर में इतना ही। सेशन ओपन है Q&A के लिए। मधु मैम बोलिए। गुड इवनिंग सर, नमस्कार जी, सर। जी। एज ए रेमेडी आपने बताया कि ये मंत्र करना चाहिए सन, मून एंड एसेंडेंट के नक्षत्रों का, तो क्या कॉमन को भी 27,000 टाइम्स करना चाहिए या सर गंडमूल का ही नंबर 27,000? आइडियली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सबको करना चाहिए 27,000 टाइम्स सर। राइट। ओके सर, थैंक यू सर। तरुण सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच जी, सर। जी। लॉट ऑफ गुड लर्निंग सर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर एक चीज आपने बताई थी सर, जैसे ये नक्षत्र का ऑर्डर इज फिक्स्ड, इसका मतलब क्या हुआ सर? ऑर्डर इज जो फिक्स्ड? मैंने सीरियल ऑर्डर दिया है, आपने इससे पहले कोई क्लास अटेंड किया है? नहीं सर, कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है? पहला है सर, वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में था सर, मैं अटेंड नहीं कर पाया। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एंटर किया कि नहीं किया, ये बताया मुझे बस। नहीं सर, पहला है। तो फिर गलत बात है ना, करना चाहिए था ना, रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी। फिक्स का मतलब उनका सीरियल ऑर्डर कभी नहीं बदलता, ठीक है सर। जो और नक्षत्र जहां आया है वही रहेगा।
जो आपने चार्ट में दिखाया था वो 1 to हाँ 27 बिल्कुल, was वो what? फिक्स है, वो 1 से लेकर 27 तक का ऑर्डर कभी नहीं बदलता। ठीक है। और दूसरा, इनका कोई इंग्लिश नेम्स भी होते हैं क्या सर? नहीं, नक्षत्रों का सेम नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में वैलिड रहेगा। थैंक यू सर। जी, हितेश सर खुद कन्वर्ट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है सर, जैसे आपने ये 9 प्लेनेट बताया, तो वो बाकी वो 3 प्लेनेट लेंगे क्या, प्लूटो, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। खुद कन्वर्ट कर लीजिए सर। नमस्कार जी। जी। ये गंडमूल में तीनों हैं तो तीनों के अलग अलग करेंगे 27,000। हाँ, अगर तीनों होंगे तो तीनों के करेंगे। और नॉर्मल में जो जिसका नहीं है वो भी नॉर्मल में वो बिल्कुल। 27,000 कौन से करेंगे? तीनों के, तीनों के साल में एक बार या 2-3 बार साल में? बिल्कुल, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंट करवा सके उतना बढ़िया है। अच्छा जी, चलो ठीक है। थैंक यू जी। जयश्री मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हेलो सर, जी। आपने वो जो बताया एक राशि में दोनों आना चाहिए, तो एक ही राशि में दोनों है तो गिनने का क्या, बाजू बाजू की राशि का भी ले सकते हैं? जो आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग किस चीज एंड की बात वीक, कर? स्ट्रॉन्ग एंड वीक का एक ही राशि के अंदर दोनों प्लेनेट होना चाहिए। सेम राशि, स्ट्रांग होने के लिए सेम राशि और सेम नक्षत्र में होना जरूरी है। ओके ओके सर, एक दूसरा बात है कि आपका 7 बजे क्लास था जी। जो, वो मुझे लेना है, लेकिन मैंने आपका लाल किताब का पूछ के ही निहाल सर को बोला था कि मुझे लाल किताब क्लास चाहिए, तो इसने मुझे एक क्लास दिया है, तो आपने उसमें भी लाल किताब रखा है, तो लाल किताब दोनों में, दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो क्योंकि मैंने लाल किताब का क्लास लिया है ना, तो दोनों इसी में, जगह सेम, दोनों जगह सेम ही रहेगा मैम। तो उसी में भी सेम फीस। बिल्कुल। तो आपने, अगर आपको सिर्फ लाल किताब ही चाहिए तो उस कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लाल किताब ही चाहिए था, वो ये हाँ, कोर्स जो कर रही हूँ ना, हाँ, ये जो कोर्स, वो लाल किताब के लिए ही मांगा था, तो उसने मेरे को बोला कि यही लेना पड़ेगा। हाँ, तो लाल किताब का कोर्स दोनों जगह कॉमन ऑफर है। जो यहाँ ज्वाइन किए उनको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, जो वहां ज्वाइन करेंगे उनको भी मिलेगा। दोनों का सेम ही क्लास होगा, अलग अलग क्लास नहीं होगा। तो सर फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेगा तो उसी में भी है, हाँ, सेम हुआ ना, हाँ वो सेम हुआ। तो इसी की जगह मेरे को थोड़ा चेंज कर दो, उसमें से 2 क्लास मेरा आपका क्लास में, इसके आगे का क्लास भी मैंने आपका लिया है। मैम, जो ऑफर्स हैं उस ऑफर्स में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो जो ऑफर्स है सबके लिए वही कॉमन ऑफर रहता है। ओके सर। जी। मुकेश सर बताइए। सर कुछ ने आपने जो अभी जो ये कहा ना आपने होमवर्क, तो वो तो मैं 1 तारीख से कर ही रहा हूँ सर, पूरा कंप्लीट है जी। आज भी अच्छा प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट अच्छा है। 2 दिन से अच्छा प्रॉफिट। मेरा एक ही प्रश्न था कि राहु और केतु का जो एक मिथ है कि जैसा आपने बोला मिथुन राशि में उच्च का राहु, नीच का, उच्च नीच का, तो कुछ लोग इसको उच्च नीच का मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन जब आइडियली मानना चाहिए। नहीं, कल हमने जो एक बात की थी मिथुन जो द्विस्वभाव लग्न है, तो उसमें आपने बोला था मार्केट 7th को ना लेके हम 3rd को लेंगे। तो इसमें भी अगर राहु अगर मिथुन में उच्च का ले लिया जाए, तो विल मार्केट तो रहेंगे 3rd हाउस अगर वहां राहु आ गया। हाँ बिल्कुल। वो पॉजिटिव। देखिए राहु देव कभी मार्केट नहीं बन सकते, क्योंकि राहु देव किसी हाउस के लॉर्ड नहीं बनेंगे। करेक्ट। जब किसी हाउस के लॉर्ड ही नहीं है तो मार्केट कैसे बन गए? वो 3rd हाउस में से क्या फर्क? द्विस्वभाव राशि का हमने बोला ना 3rd हाउस का मार्केट रहेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 3rd हाउस में अगर राहु आ गया तो वो मार्केट के घर में आ जाएगा ना, क्योंकि मार्केट कौन होता है? जो उस हाउस का लॉर्ड है वो होता है ना। हाँ, लेकिन जिस भाव में या जिस राशि में राहु रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। राशि के स्वामी से फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस भाव में राहु रहेगा उस भाव का भी तो फर्क पड़ेगा ना सर राहु देव मार्केट नहीं बनेंगे। राहु देव कभी मार्केट नहीं बन सकते किसी पर्सन के लिए। मैं मार्केट राहु देव बनेंगे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आपने मेरे को जैसा बताया कि द्विस्वभाव राशि में अगर हम मार्केट देखेंगे, बात केस देखेंगे, बात केस देखेंगे, 7th हाउस तो सबका मार्केट है, लेकिन हमने जब बात केस की बात की थी द्विस्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 में, तो आपने कहा था कि
ज्यादातर ज्योतिषी 7th हाउस को मानते हैं, लेकिन मैं 3rd हाउस को भी बातकेश मानता हूँ। ठीक है। तो मिथुन राशि में अगर राहु उच्च का है 3rd हाउस में, वो बाधक हाउस में हो गया ना उसके, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? तो राहु उस ज्यादा बाधक का एनर्जी गया है। नहीं, अभी इन चीजों पे मत जाइए, अभी वो चीजें हमने क्लास में नहीं की है, थोड़ा इंतजार कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर जी। जी, वैसे मेरा होमवर्क तो कंप्लीट है। अच्छा है। श्रीनिवास सर बताइए। नमस्ते सर, जी आपने गंडामूल का एक रेमेडी बोला था जी 27,000 मंत्रा करने का। जी, सो व्हाट इज द प्रोसेस? कंटिन्यूअसली वी हैव टू डू और एनी ब्रेक? व्हाट इज द प्रोसेस? कल की क्लास में बात करूंगा इसके डिटेल प्रोसेस पे। ओके, थैंक यू। रेखा मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। हेलो सर। जी सर ये जैसे आपने जिसमें बताया है अभी कि असेंडेंट सन एंड मून गंडमूल नक्षत्र का जो बताया है, तो जैसे जो नक्षत्र होते हैं वो तो प्लैनेट्स के लिए होते हैं ना, असेंडेंट का मीनिंग क्या है इसमें? मैंने चार्ट में क्लास में एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। मैं एल्स क्लास में आगे एग्जांपल लूंगा, वहां अपने आप क्लियर हो जाएगा। असेंडेंट इज द फर्स्ट रो। लग्न अपने आप में किसी न किसी राशि का आएगा, उसका भी एक नक्षत्र होता है। ओके, थैंक यू। मीना मैम बोलिए। नमस्ते सर। जी सर मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपने एक नवग्रह चालीसा बोला है उसको कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कब से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, नवग्रह चालीसा आप किसी भी संडे से शुरू कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कैसे करना चाहिए कुछ नहीं, जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो करिए, सिंपल। क्या 9 दीपक जलाने पड़ेंगे उसमें? कोई दीपक नहीं जलाने, जो नॉर्मल आप घर का पूजा करते हैं वो करिए, बाकी कोई चेंज नहीं है। ओके सर, एक चीज और है, जैसे अगर किसी का गण मूल इस एज में पता चले, जैसे अब हमारी एज में हमें पता चले कि हमारे उसमें गण मूल है, तो तब भी हमें वो पूजा स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी अनिल सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार। जी कैसे हैं? ठीक हो, बताइए। सर एक युति के बारे में ही था। मान लो अगर डिग्रिकली प्लैनेट्स बहुत नजदीक हो, ठीक है, लेकिन उनके नक्षत्र और राशि अलग अलग हो, लेकिन डिग्रिकली वो 2-4 डिग्री पे ही हो, फिर ऐसा भी होता होगा? तो वो युति, हाँ वो युति को फिर क्या लेके चलेंगे सर? देखिए, युति युति ही है, जो मैंने बताया उसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं, वो स्ट्रांग और वो वाली बात थी, तो मतलब जैसे डिग्री मान लो किसी की जो एक नक्षत्र का लास्ट फेज, किसी का स्टार्टिंग फेज। देखिए, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी युति को, एज लॉन्ग एज हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। हमारे स्ट्रांग और वीक के क्राइटेरिया में डिग्री कहीं नहीं है। सेम नक्षत्र सेम वो है ना सर? तो वैसे जो युति बोला जाता है वैदिक में, वो 10 डिग्री तक बोला जाता है ना, कि 10 डिग्री तक युति मानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक नक्षत्र में तो 13 डिग्री है, तो सर वो तो 13 में फिर सेम ही मान लेंगे आप तो। देखिए, मैं आपको ही बता रहा हूँ ना, अगर सेम नक्षत्र नहीं भी होगा तो भी वो युति में आएगा। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन कंजंक्शन एंड कंबसन। जो आपने डिग्री का जो आपने डिग्री का क्राइटेरिया लगाया है वो कंबसन में वैलिड होता है। कंबसन का है। कंजंक्शन में आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जो डिग्री के बेस पे कंजंक्शन को मान रहा हो। ओके, वहां ये सिस्टम नहीं है। नहीं, ठीक, वो कंबसन में है कि कंबसन को डिग्री से फर्क पड़ता है। कंबसन अभी क्लास में कराया नहीं है, कल कराऊंगा। जानबूझ के नहीं एक्चुअली क्या था, मैं मेरी किताब जो बैकग्राउंड लाल किताब से थी, वो वैदिक में किसी से सुना था मैंने कि इतने डिग्री की है, तो जैसे मेरी कुंडली में था 22 डिग्री और 12 डिग्री का 2 प्लैनेट चंद्र शनि इकट्ठे बैठे हुए थे, तो बोलता कि युति है इसकी। तब मैंने उस बात पे पूछा आपसे कि 10 डिग्री की है तो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। खुद कन्वर्ट कर लीजिए। नमस्ते सर। ये जो आपने एस्पेक्ट बताया ना, जैसे एग्जांपल के लिए शनि का आपने बोला कि 3, 7, 10 है, तो ये एस्पेक्ट अच्छा होता है कि बुरा होता है? देखिए, अभी हमने रिजल्ट इंटरप्रिटेशन सीखा नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अपने आप सीख लेंगे। ओके, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है मतलब ये? बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जी चलिए, अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, इनको अप्लाई कैसे करना है अपने आप आगे कोर्सेस में आ जाएगा। तो बाकी गंडमूल की कुछ चीजें हैं जो मैं आगे बता दूंगा अगली क्लास में, जो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जयश्री मैम बोलिए। सर मुझे वही एक समझ नहीं आई कि नेक्स्ट ट्रांजिट कब होगा
तो वही क्लीन शीट देखना है कि उसमें लिखा होता है डिग्री के ऊपर? थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको किसी भी चार्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि नेक्स्ट ट्रांजिट कब होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कब होगा। नहीं, वो भी लिख के देना है ना होमवर्क में, सर आपने बोला है वो भी लिख के दो, नेक्स्ट वो आप ट्रांजिट वो कब आप होगा। वही तो होमवर्क है, तभी तो आपको ढूंढना है ना। नहीं सर, 2 चीज दिया है ना होमवर्क में, एक उसका लोकेशन के हिसाब से कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, और उनका ये दिखाना है डिसेंडेंट हो रहे हैं। आपका सवाल क्या, सवाल बताइए मुझे मैम। आपने होमवर्क 2 दिया है ना, सुबह 9 बजे हाँ से जी, लेके। हाँ जी मैम, होमवर्क दिया है। सवाल क्या है आपका, वो बताइए मुझे। तो मुझे वही हर एक दिन का वो बताना है कि ट्रांजिट कब होगा। देखिए, आपके हर दिन का ट्रांजिट आपको सबमिट करना है, अलग अलग दिन पे करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। इस होमवर्क में क्वेरी कहाँ आ गई? दूसरा है कि सर नेक्स्ट ट्रांजिट कब होगा। मैम 10 सेकंड सुन लीजिए पहले, सिर्फ बोलेंगे ही तो नहीं आएगा। लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल यस यस एंड Yes, रेयरली पीपल हैव दैट। यस सर। तो जो मैंने बताया, दूसरा आपको बताना है कि आज की तारीख में ग्रह जिस राशि में है, अगली राशि में वो किस डेट को जाएगा। सिंपल, यही आपका नेक्स्ट ट्रांजिट जो आपको ढूंढ के निकालना है। तो एक नहीं, एक दिखा दो ना छोटा सा, कोई भी एक ग्रह का। यही तो आपको ट्राई करना है ना। आपको पता है कि कोई ओके ग्रह किस राशि में कितना टाइम रहेगा, ट्राई करके देखिए। नहीं मिलेगा तो ओके मैं सर, बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी, तरुण सर बताइए। सर एक क्वेश्चन सर, ये जो ग्रह के जो मंत्र थे सर, जी वो पीडीएफ में मिलेंगे सर? वो कब कब बिल्कुल करने मिलेंगे, हैं? वो कब कब बिल्कुल करने हैं मिलेंगे। सर? वो थोड़ा सा बताइए सर। कौन से, कब कब करने हैं? मंत्र मंत्र कैसे करने हैं? देखिए, बोलने हैं उच्चारण। नवग्रह अगर मंत्र करते हैं तो जो मैंने आज रेमेडी बताया है वो डेली करने के लिए बताया है। हाँ जी सर, जी, वो डेली करने हैं। मंत्र डेली करने हैं। मंत्र करे या नवग्रह चालीसा करे, अगर नवग्रह का कर रहे हैं वो डेली कर रहे हैं तभी उसका बेनिफिट। और अगर नवग्रह चालीसा नहीं करे सर, मंत्र कर रहे हैं तो? दोनों में से कुछ भी करेंगे, डेली करना है। जी सर, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। बताइए सर, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जो नवग्रह के मंत्र करने हैं, वो कितनी संख्या में करना है? देखिए, मैं कभी भी मंत्रों के साथ संख्या नहीं लगाता हूं। इसकी रीजन ये है कि मंत्र आप अपनी इच्छानुसार, अपने श्रद्धा भाव से जितना मैक्सिमम करेंगे उतना बेटर रहेगा। द मोर यू डू द बेटर इट इज फॉर यू। चालीसा तो एक बार ही हो जाएगी बस। देखिए, बिल्कुल चालीसा एक बार ही हो जाएगी, ये आपका आसान काम है। ऐसे लोग चालीसा भी बार बार पढ़ते हैं। चलिए, नहीं, और भी पाठ करता हूँ ना, तो हाँ, इतना समय नहीं जितना लगेगा। संभव है उतना, जितना संभव है उतना करिए। ठीक है जी, जी थैंक यू। जी। तो आज के सफर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।